अब पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में केवल पढ़ना है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, और पढ़ना है वर्ण विक्षेपण, और पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, और इसके कुछ अनुप्रयोग देख लेंगे। ठीक, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रिज्म के नाम क्या हैं। ठीक है, प्रिज्म का जो कुछ भाग होता है, जो भाग होता है उसके नाम क्या है, उसको थोड़ा सा जाने रहेंगे तो प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन हम लोग भली भांति से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। बस प्रिज्म कहते किसे हैं? दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम क्या है? प्रिज्म है। पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम ही प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म उसे कह सकते हैं। और ये जो प्रिज्म होता है, देखो दो, एक ठो ये पृष्ठ है, एक ठो ये पृष्ठ है, दोनों ऐसे झुके हुए हैं ना। यस सर। और ये जो प्रिज्म है ये पारदर्शी है, कांच का बना हुआ है। प्रिज्म का ये वाला भाग, ये वाला सरफेस, ऐसे समझ जा रहे हो ना, ये वाला सरफेस ऊपर का, ये सरफेस जो है, जो ये वाला सरफेस है, यहीं पे आके प्रकाश इसे टकराएगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस यहाँ पे आके इसे टकराएगी तो इस सरफेस को, इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश आके टकराएगी या फिर जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो है अगला, ये भी अपवर्तक पृष्ठ रहेगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, कहीं से भी आए। ठीक है, अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? दो पृष्ठों के बीच, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, ये है अपवर्तक कोण। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तक कोण। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये सामने का भाग बनाए हैं। ठीक है, केवल ये सामने का भाग यहाँ पे बनाए हैं। ठीक, तो अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे झुके होते हैं, जिस कोण पे मिले होते हैं, उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ जहां पे इसे झुके होते हैं, देखो ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों ऐसे हैं, तो यही क्या है? कोण। कोण, तो ये जो कोण है को अपवर्तक कोण के सामने का भाग, सामने का पृष्ठ प्रिज्म का आधार कहलाता है। ये अपवर्तक कोण है, ये कोण है ना। यस सर। तो इसके सामने का पृष्ठ ये देखो है, ये वाला नीचे जो इसे जहाँ पे रखा गया है, इसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार हो गया। ठीक है, तो ये है प्रिज्म का आधार। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तक कोण। बस ध्यान रखना है नाम। ये क्या है? अपवर्तक कोण। कोण हो गया। ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ है? ये वाला पृष्ठ, ये जो है इसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रिज्म है, इसका ये सामने वाला भाग ऐसे जो है ऐसे कटा हुआ है ना। ठीक है, ये जो सामने वाला भाग है इसे मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद। ये सामने का कटा हुआ है। ठीक है, और इसी भाग को हम लिए हैं यहाँ पे। ठीक, और ये अपवर्तक कोण जो है इसे प्रिज्म कोण भी कहते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म का कोण। ठीक, ये है थोड़ा सा प्रिज्म में संबंधित कुछ भाग। अब आते हैं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन।
प्रिज्म का जो मुख्य परिच्छेद वाला भाग है उसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्रिज्म का भाग है? अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये प्रिज्म का आधार है, यहाँ प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो इनका नाम दे देते हैं पहले ABC, ठीक है। मुख्य परिच्छेद जो है ABC, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा? AB, ठीक है। और एक किरण PQ, और ये भी प्रिज्म कोण, और यहाँ पे बनेगा डेल्टा, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। जब आएगा प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, इसको बस अच्छे से बनाओ और इसी को डिफाइन कर दो, ठीक है। इसी को बता दो कैसे कैसे प्रकाश गया और कहाँ से निकला और क्या इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये प्रिज्म है। प्रिज्म का ये ABC मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। जब प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर टकराता है, तो अपवर्तन के पश्चात वह QR दिशा में आगे बढ़ जाता है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। फिर यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है, या अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के अंदर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है और QR दिशा में आगे बढ़ जाता है। इसके पश्चात वह प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु Q पर टकराता है। बिंदु Q पर टकराने के पश्चात वह प्रिज्म से बाहर निकल जाता है, RS दिशा में प्रिज्म से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया, ठीक है। जिससे वह अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। प्रिज्म से बाहर निकल जाता है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला जाता है, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। अभिलंब से यहाँ दूर हट गया, ठीक। ये है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जो आपतित किरण है, जो यहाँ पे बना है आपतन कोण, आपतन कोण का मान यदि हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये विचलन कोण का मान घटता जाता है। यदि आपतन कोण जो है, ये देखो जो आपतन कोण है PQ, पहले तो आपतन कोण को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर निर्गत किरण जो है RS, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। सर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो क्या घटता है? रुक जाओ, देखो इसको PQ जो है, PQ किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को आगे बढ़ाते हैं, तो यह बिंदु D पर काटता है। कहाँ पे काटता है? बिंदु D पर काटता है, और वहीं पे बनता है विचलन कोण, ठीक है, इसे कहते हैं विचलन कोण। यह जो प्रकाश किरण है PQ, यह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जब निर्गत होता है तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, ठीक है। PQ दिशा में जा रहा है तो जाने लगा RS दिशा में, बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है, इसीलिए इसे विचलन कोण कहते हैं। ये देखो आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे बन गया विचलन कोण, ठीक है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ा जाता है, ठीक। फिगर दिमाग में बैठाओ, बस दिमाग में फिगर रहेगा, सब लिख लोगे आराम से, ठीक है। नहीं तो कितना याद करोगे, सब याद ही करोगे तो इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा ना, जैसे समझाएंगे। बस फिगर, लेकिन फिगर दिमाग में रहे तब, फिगर अच्छे से बना दो बस, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए हम फिगर यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। आपतन कोण का मान यदि बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है बढ़ाते बढ़ाते कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, बहुत न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विक्षेपण प्रकाश का देखो, ये रहा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, ये प्रिज्म का क्या है? मुख्य परिच्छेद।
पहले तो हम लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं, और श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कई प्रकाश के रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश के कई रंग होते हैं। जब ये सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है ना, तो वो अपने कई रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो कई रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, विभाजित हो जाता है। मान लेते हैं, देखो ये आया सूर्य का प्रकाश, ठीक, और ये प्रिज्म में अपवर्तित हो गया। अब अपवर्तन के पश्चात निर्गत हुआ, और निर्गत जब हुआ यहीं पे लगा दिए हम लोग, क्या लगा दिए, एक पर्दा। ठीक है, प्रिज्म के आगे लगा दिए पर्दा पीछे, और जब पर्दे पर प्रकाश किरण पड़ा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बाहर निकलने के पश्चात वह कई रंगों में, प्रिज्म से बाहर निकलने के पश्चात वह कई रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रकार की घटना हो गई ना, बस यही है वर्ण विक्षेपण। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देंगे जो बहुविकल्पी प्रश्नों में है। प्रकाश किरण है जो पर्दे पे प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो ये 7 रंग पर्दे पे प्राप्त हुआ है, उसका एक क्रम होता है। इस क्रम को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं बैजनी नाला, बैजनी हप्पी नाला, या फिर विबज्योर। ये क्या है, वीको वायलेट, ठीक है, इंडिगो इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं ब्लू, पी से ब्लू, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, और ओ से ऑरेंज हो गया, आर से रेड। ठीक है, बैजनी हप्पी नाला में बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। अब इस क्रम को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ऊपर रहेगा लाल, लाल रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, नारंगी, यस, नारंगी, पीला, फिर इसके बाद क्या रहेगा, पीला, पीला, हरा, फिर हरा, फिर नीला, नीला, जामुनी, फिर इसके बाद जामुनी, बैगनी, फिर इसके बाद बैगनी, बैगनी की बैजनी, बैगनी, बैगनी है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी। ऐसे ही वर्ण क्रम में ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, और ये जो 7 रंग है ना, 7 रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम। इस 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहेंगे या स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, देखो ये जो विचलन है ये किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि यह जो प्रकाश है किसी भी माध्यम से जब गुजर रहा है, तो यदि उस माध्यम में प्रकाश का विचलन बहुत अधिक हो गया तो वह माध्यम का अपवर्तनांक बहुत अधिक है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रिज्म है, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजर रहा है ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? बैगनी का। तो बैगनी के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक विचलित हुआ।
और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक बहुत कम। सबसे ठीक कम है, विचलित होता प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है लाल रंग के लिए कम हो गया और बैगनी रंग के लिए अधिक हो गया। प्रिज्म का ही नहीं, यह कहीं से भी गुजरता है तो ऐसे ही होता है कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो लाल रंग के लिए बहुत कम होता है, लेकिन बैगनी रंग के लिए बहुत अधिक होता है। बैगनी रंग बहुत अधिक विचलित हो जाएगी, ठीक है, लाल रंग की अपेक्षा। और इस सातों रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडर का प्रभाव है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? यह भी एक प्रकार की घटना है। प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार की घटना हो गई, प्रकाश का प्रवर्तन एक प्रकार की घटना हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक प्रकार का घटना हो गया, ऐसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन भी एक प्रकार का घटना हो गया। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये आराम से सुनिए इसको। ठीक है, जब प्रकाश किरण सूर्य से आता है पृथ्वी पे बहुत सारे वायुमंडलीय स्तर होते हैं। ठीक है, और ये जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं के कण, वायु, ठीक है, वायु, धूल, धुएं के कण बहुत सारे इसमें वायुमंडल में उपस्थित हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इन धूल, धुएं, कणों से जब गुजरता है, मतलब वायुमंडल से जब गुजरता है, तो इन कणों से ये टकरा के चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, इन कणों से टकरा के सूर्य का प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है, और सबसे ज्यादा बिखरता है कौन? बैगनी, जामुनी, यही सब। ठीक है, ये बिखर जाते हैं ऊपर। तो ऊपर हमको क्या दिखने लगता है? नीला नीला। ठीक है, ठंडी जब बिखरता है तो ये हमें ऊपर नीला नीला दिखने लगता है, उसी को आकाश कहते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश किरणें धूल, धुएं के कणों से वायुमंडल में इन कणों से टकराने के पश्चात चारों तरफ बिखर जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आया प्रकाश का प्रकीर्णन? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव में जब प्रकाश को ये जो वैज्ञानिक थे प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारती हैं। ठीक है, जब कोलाइडी विलयन से गुजारे तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण थे उसमें प्रकाश टकरा कर चारों तरफ फैल गया, उसी बीकर में चारों तरफ फैल गया, और जो फैलने के पश्चात वो नीला नीला दिखाई देने लगा। सफेद था वो नीला नीला दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जब प्रकाश सूर्य से चलते हुए जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित धुएं के कण, धूल के कण आदि कणों से टकरा कर वो चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, जिसके कारण ऊपर देखने पर हमें नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण जो आकाश है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया था इसलिए नीला दिखाई दे रहा है। और क्या है अनुप्रयोग? खतरे के संकेत जो होते हैं वो लाल क्यों होते हैं? खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? लाल इसलिए होते हैं कि इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये विचलित बहुत कम होते हैं, ये सीधे जाते हैं एकदम। ठीक है, इनका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। ठीक है, इनका विचलन बहुत कम होता है। तो
विचलन कम होने के कारण ये बहुत दूर तक जाते हैं। इसीलिए लाल रंग का जो संकेत होता है बहुत अच्छा होता है, वो दूर ही रहेगा तभी हमको दिखने लगता है। इसी से हम ये समझ सकते हैं जो सूर्य होता है, सूर्य सुबह उषा काल में या सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ये किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। सुबह के समय जब किरणें, सूर्य की किरणें जब आती हैं हमारी ओर, तो वो सारी किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, वायुमंडल के कारण, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में जो कण हैं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जा रहा है, उसी के कारण सारी किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कब? सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय। और उसमें जो लाल रंग की किरणें हैं वो हमारी आंखों पर अधिक पहुंच पाती हैं, इसीलिए सूर्य हमें सुबह और शाम लाल दिखाई देता है, ठीक है। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है, वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन देख लेते हैं, ठीक है, हाँ जान लेना है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में बहुत सारे वायुमंडलीय स्तर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वायुमंडलीय स्तर होते हैं, ठीक है। तो इन स्तरों से, वायुमंडलीय स्तरों से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो इन स्तरों से गुजरते हुए हमारी ये पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो वायुमंडलीय स्तर है ये कहीं पे गर्म होती है, कहीं पे ठंडा होती है, कहीं पे गर्म होती है, कहीं पे ठंडा होती है, और बदलती भी रहती है लगातार, ठीक है, और कहीं कहीं पे स्थिर रहती है, नहीं बदलती है। जब ये वायुमंडलीय स्तर जो है, जहाँ पे गर्म होता है, जहाँ पे गर्म वायु रहेगा वो विरल माध्यम का काम करता है, और जहाँ पे सघन रहता है, जहाँ पे ठंडा वायु रहता है, वह सघन माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। गर्म वायु विरल माध्यम और ठंडा वायु सघन माध्यम, और लगातार चेंज भी होता रहता है इसी से, ठीक है। और बहुत सारे स्तर हैं, चेंज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत चेंज होता रहता है। तो जब इसमें से सूर्य का प्रकाश आता है, इन वायुमंडलीय स्तर से जब आएगा तो उसका लगातार विचलन होता चला जाएगा, और वह लगातार अपवर्तन होता रहेगा, ठीक है। किसके कारण हो रहा है? वायुमंडल के कारण। तो इसी कारण इसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल के कारण लगातार चेंज होता रहे, अपवर्तन होता जा रहा है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। जब तारों से किरण आता है, ठीक है, जब हमारी आंखों पर पहुंचता है तो उसका लगातार वायुमंडलीय अपवर्तन होता रहता है, ठीक है। एक तो कम प्रकाश आ रहा है, एक तो खुद ही कम प्रकाश आ रहा है, और वायुमंडलीय अपवर्तन हो जा रहा है, तो हमारी आंखों पे कभी पहुंचेगा तो कभी नहीं पहुंचेगा, कभी पहुंचेगा कभी नहीं पहुंचेगा, कभी कभी लाल दिखाई दे देता है, लाल वाला अधिक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन इसका भी होता है, इन प्रकाशों का भी, लेकिन यह हमारी आंखों पे बड़ा कोण बनाते हैं तारों की अपेक्षा। और जो चंद्रमा है वो भी हमारी आंखों पे बड़ा कोण बनाता है, और अपवर्तन होने के पश्चात यह पर्याप्त प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, ठीक है। देखो तारे जो होते हैं, तारे वायुमंडल में तारे हैं, वो अपनी वास्तविक स्थिति पे नहीं रहते हैं। किस कारण से? दिखाई नहीं देते हैं। किस कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से वो तारे अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं। बस ऐसे लिख दो, आएगा, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन याद रख रहना, वायुमंडलीय अपवर्तन याद रख रहना। सर इंद्रधनुष का
अब देखते हैं इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण में। वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं ना, लास्ट है। वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं तो वर्ण विक्षेपण में देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। अभी वर्ण विक्षेपण समझे हो ना, इसी में देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। मान लेते हैं ये जल का एक बूंद है, ठीक है, और ये सूर्य का प्रकाश है। ये सूर्य का ये प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से टकराता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हो गया। वर्ण विक्षेपण होने पर यह कई रंगों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है। वर्ण विक्षेपण हो जाता है। फिर मान लेते हैं यहाँ P पे टकराया है, ठीक है, और यहाँ Q है, यहाँ R। ऐसे देखो, अपवर्तन बूंद के अंदर जब प्रकाश किरणें अपवर्तित बूंद के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है और बूंद के अंदर बिंदु Q पर टकराती हैं। दूसरी ओर बूंद के दूसरी ओर बिंदु Q पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात बिंदु Q से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आंतरिक परावर्तन, ठीक है। बूंद के दूसरी ओर बिंदु Q से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात वह बूंद के बिंदु R से बाहर निकल जाती है और हमारी आंखों पर पहुंचती है, ठीक है। तो आंखों पर पहुंचती है तो वह कई रंगों में विभक्त हुई रहती है, ठीक, कई रंगों में बटी हुई रहती है, वो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और ये जो एक बूंद में हो रहा है, ये वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार की बूंदों में होता है, सब बूंद में, ठीक है। अब कितना है, हल्की हल्की बारिश होता रहे और प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े, तभी देखो दिखेगा रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है। जब इसमें पड़ता है तो ये हमारी यहाँ बिंदु R से निर्गत हो जाता है, बाहर निकलता है और यह हमारी आंखों पर पड़ता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में एक सकेंद्रीय वृत्ताकार ऐसे चाप बन गया है, गोला, ठीक है। और यही जो वृत्ताकार जो भाग दिखता है, अर्धभाग, यही रंगीन होता है, ठीक है। और इसे ही कहते हैं इंद्रधनुष। यह रंगीन होता है किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण बूंदों में, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में बाहरी चाप लाल रहता है, अंदर वाला बैगनी रहता है। बाहर वाला कैसे रहेगा, लाल रंग का, अंदर वाला आंतरिक चाप बैगनी। इसे कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। और यदि ऊपर वाला बैगनी हो गया, नीचे वाला लाल हो गया, तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं।